हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन की जैविक क्रिया का वर्णन। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बायोलॉजिकल फंक्शन। हीमोग्लोबिन के मुख्य कार्यों का हम वर्णन आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हीमोग्लोबिन क्या फंक्शंस। तो शुरू करने से पहले कुछ विजुअल्स आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में बह रही होती हैं। तो ये लाल रक्त कणिकाओं के जो अंदर में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जो कि चार ठो पायरोल से मिलकर के बना होता है, चार ठो हीम से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर दो अल्फा होते हैं और दो बीटा तत्व होते हैं। और इनके जो केंद्र में होता है, इनमें चारों में एक एक होता है पूरा का पूरा समूह हिम वाला। और वो हिम समूह जो होता है उसके केंद्र में एक धातु पायरोल होता है। ठीक है। अब धातु पायरोल ही क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में पकड़ के रखता है। और ऑक्सीजन पकड़ के रखता है जिससे वो हमारे शरीर में ऊतकों के माध्यम से ऑक्सीजन को प्रवाह करने का कार्य करता है। तो अब आते हैं हमारे हीमोग्लोबिन की जैविक क्रिया में, फंक्शंस में। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन दो मुख्य कार्य होते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन परमाणु द्वारा ऑक्सीजन अणु के साथ बंध बनाते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि आयरन परमाणु होता है वो ऑक्सीजन को, देखिए दो ऑक्सीजन हमारे O2 के रूप में रहते हैं, जिसे आप इस चित्र के भी माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास है एक आयरन, ये है सेंट्रल तत्व ऑक्सीहेमी। ऑक्सीहेमी क्या होता है, ये ऑक्सीजन O2 को अपने साथ में क्रिया करता है और इसी O2 के साथ ये हमारे शरीर में पूरा ऊतकों के माध्यम से ऑक्सीजन फैलाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन परमाणु द्वारा ऑक्सीजन अणु के साथ बंध बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अणु के साथ बंध बनाया तथा ऑक्सीजन अणु को फेफड़े से मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाता है। अब फेफड़े में इनकी क्रिया होती है और क्रिया के पश्चात ये ऊतकों के माध्यम से हमारे मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं। अब उसके पश्चात यहाँ ऑक्सीजन अणु को मायोग्लोबिन को दी जाती है। मायोग्लोबिन भी एक प्रकार का हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है, बस इसमें कोई भी चेंज नहीं होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन अणु को उपापचय की क्रिया में संग्रहित करता है। उपापचय की क्रिया होती है कि जिसमें जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उन सब क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य उपापचय में होता है। उपापचय की क्रिया के लिए यह ऑक्सीजन को संग्रहित करता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन मांसपेशियों में ऑक्सीजन मुक्त करने के बाद ऊतकों से CO2 को अपने एमिनो समूह से बंध बना करके फेफड़ों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर हमारा जो मांसपेशियों में O2 गया तो CO2 तो बनेगा ही कार्बन के साथ मिल करके। तो वही जो CO2 को वो इम्यूनो समूह से बंध बना करके फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हीमोग्लोबिन की संरचना है। हीमोग्लोबिन की संरचना में यहाँ बस नीचे हमारे इम्यूनो दो ठो एमीन होते हैं। दो इम्यूनो समूह में CO2 के साथ क्रिया होती है और CO2 ये लोग लाते हैं और वह हमारे फेफड़े में वापिस करते हैं। ठीक है, और वहां से फेफड़ों से हमारे श्वसन क्रिया के माध्यम से CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा CO2 को अपने इम्यूनो समूह से बंध बना करके फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। अब इसका कुछ फॉर्मूलाज होते हैं किस तरीके से ये क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है फेफड़ों में सबसे पहले हमारा जो हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन प्लस हमारा ऑक्सीजन, हमारे शरीर हम जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं उनके साथ क्रिया होती है तो HbO2 4 बनता है। क्योंकि हमारे O2 4 में आप इस तरह फॉर्मूले में देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो होता है हिम हिम जो होता है वो चार टो होते हैं, 1 2 3 और ये पूरा का पूरा 4। ये हिम एक हीमोग्लोबिन, ये सभी मिलकर के एक हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहे हैं। तो सभी के पास एक एक O2 होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ऑक्सीहेमी में आप देख सकते हैं O2 एक ठो में है। इसी प्रकार से चारों O2 रहते हैं। यहीं पर यहाँ क्रिया बताई जा रही है कि हम 4O2 के साथ हीमोग्लोबिन की क्रिया करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन O2 and 4 हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है। और जब हमारा यह रक्त में हमारे शरीर में बहता है हमारे मांसपेशियों में,
तो ये हमारा होता है ऑक्सीजन के साथ में। अब ये ऑक्सीजन के साथ में फिर ये मायोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है और मायोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है, तो कुछ इस प्रकार से इसकी संक्रिया प्राप्त होती है। मायोग्लोबिन में हमारे ऑक्सीजन स्टोर हो जाते हैं और हमारा हीमोग्लोबिन अपना अलग हो जाता है। ठीक है, फिर ये जाएगा हमारे फेफड़ों में, फिर ये ऑक्सीजन को लेगा, फिर उसके पश्चात ये क्रिया बार बार रिपीट होते रहती है। अब यहाँ पास ऑक्सीजन का परिवहन अब किस प्रकार से हो रहा है, इन चीजों को आप समझ लेंगे ना तो आपको बहुत ही आसान रहेगा पेपर में लिखने के लिए, क्योंकि आपको इन चीजों में अभी लिखने का ही काम करना है, आपको याद ही करना पड़ेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन भी याद ही करनी पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री में ही आपका जानता हूं कि बहुत ही कम नंबर आते होंगे। तो यहाँ बस ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, मैंने शुरू में ही बताया था। अब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कृत रूप को ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ये हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ आ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तथा ऑक्सीजन अगर रहित हो तो हमें डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन के रूपांतरण में हीमोग्लोबिन में आयरन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो ही पाई जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे शुरू में जो रहता है वो रहता है हेमी के रूप में, मतलब +2 ऑक्सीकरण के अवस्था के रूप में रहता है। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो भी ये +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में ही रहता है, बस यहाँ पर O2 आ जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में Fe2 जो हमारा होता है वो ऑक्सीकरण अवस्था में ही पाया जाता है। ऑक्सीजन के स्थानांतरण में हीमोग्लोबिन में आयरन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही पाई जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2 निम्न चक्रण अवस्था में होते हैं तथा प्रतिचुंबकित होते हैं। तो यहाँ पर निम्न चक्रण अवस्था क्या होती है? निम्न चक्रण अवस्था होती है कि जो हमारा तत्व है उस तत्व के डी ऑर्बिटल में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर में होने चाहिए, या कम से कम तत्व ही अनपेयर हो, मतलब कम से कम इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर में होने चाहिए। अब डी एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा होगा, तो वही डी ऑर्बिटल में जो होते हैं हमारे, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर में होने चाहिए या कम से कम हमारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होने चाहिए। उसे हम निम्न चक्रण अवस्था कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2 जो होते हैं वो निम्न चक्रण अवस्था में होते हैं तथा प्रतिचुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। इस कारण से यह सही आकार में होते हैं, जिससे यह पोरफायरिन चक्र के केंद्र के छिद्र में आसानी से समा जाते हैं। अब इसे आप चित्र के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पास एक सेंटर में हमारे पास है धातु Fe, यह हमारा निम्न चक्रण अवस्था में है, जिससे यह प्रतिचुंबकित होता है। प्रतिचुंबकित होने की वजह से ये हमारा पोरफायरिन चक्र है, इसमें यह आसानी से केंद्र में समा जाता है। निम्न चक्रण अवस्था मैंने बताया, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है, पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से पोरफायरिन चक्र के, ये केवल ये वाला भाग पोरफायरिन चक्र है, और ये पूरा का पूरा इस साइड वाला पूरा मिलकर के हिम का निर्माण करता है। समझे, ये 1 2 और 3 बॉन्ड, यहाँ बस 3 बॉन्ड इसलिए लगा हुआ है, इसको आप समझ जाइएगा। ये पूरा का पूरा मिल करके हिम का निर्माण कर रहा है। तो यही चीज है कि यहाँ पर जो हमारा होता है Fe2 निम्न चक्रण अवस्था में होता है तथा प्रतिचुंबकित होता है, इस कारण से इसका सही आकार होता है और यह पोरफायरिन चक्र के केंद्र में आसानी से समा जाता है। अब डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2 उच्च चक्रण अवस्था, जब हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन साथ में था तो भैया निम्न चक्र में था। अब यहाँ पर हमारा डी मतलब ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन हटने के पश्चात ये हमारा हो जाता है उच्च चक्रण अवस्था में। अब ये उच्च चक्रण अवस्था क्या होती है, जैसे इसका निम्न चक्रण अवस्था की अपोजिट, इसमें हमारे होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, और पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अनपेयर का अधिक होने के कारण यह जो हमारा डी ऑर्बिटल का तक था तो यह अपने अगले ऑर्बिटल में भी पहुंच जाते हैं, जिस कारण से यह अनुचुंबकित होते हैं, जिससे उसका आकार अधिक होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब उसके पश्चात उच्च चक्रण में Fe2+ का आकार
निम्न चक्रण Fe2+ की तुलना में 28% अधिक होता है। मैंने बताया उच्च चक्रण वाला होता है, बहुत ही ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से इसका आकार अधिक होता है। 28% अधिक होता है निम्न चक्रण से। ठीक है। अतः डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पोरफायरिन चक्र के केंद्र में नहीं आता है। इस कारण से यह हमारा जो होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पोरफायरिन चक्र के केंद्र में नहीं आ पाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति से Fe2 के इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति से यह निम्न चक्र में पहुंच जाता है, जिससे Fe2 के हमारे होती है इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तथा संकुल का आकार भी विकृत मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही ग्लोब्यूलर प्रोटीन की उपस्थिति भी आवश्यक है, क्योंकि यह Fe2+ व Fe3+ में ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, यह सिंपली फॉर्मेट में गोलाकार प्रोटीन होता है तथा यह पानी में भी घुलनशील होता है। यह गोलाकार होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आमतौर पर यह प्रोटीन ही जैसा है, बस ये गोलाकार का होता है। और जो हमारे दूसरे प्रोटीन्स होते हैं वो झिल्ली नुमा आकृति के होते हैं, पर यह हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यह होता है गोला आकृति का और यह पानी में भी घुल जाता है कभी कभार। तो इसकी उपस्थिति भी आवश्यक है, क्योंकि यह Fe2+ हमारा आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो Fe2+ का Fe3+ में ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, या Fe2+ को Fe3+ में परिवर्तित नहीं होने देता है। इसलिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन बहुत ही ज्यादा आवश्यक तत्व है। ठीक है, आवश्यक हमारे शरीर के लिए होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अणु मुक्त होने की क्रिया H2O द्वारा प्रतिस्थापित होने से होती है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा रहेगा ऑक्सीजन के साथ से ऑक्सीजन अणु मुक्त होने की क्रिया H2O द्वारा प्रतिस्थापित होने से होती है। H हमारे शरीर में पानी होता है, आप जानते होंगे, पूरा हमारा शरीर बना हुआ है वाटर से। यही वाटर क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन अणु को मुक्त करने का कार्य करता है। तो ये हुआ हमारा फुल डिटेल्स हमारे फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन्स। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बताइएगा, मैं सभी दिक्कतों का जवाब दूंगा तुरंत ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।